हेलो बच्चों, अल्फ़ा एग्ज़ाम एक्सपर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ा एग्ज़ाम एक्सपर्ट सामान्य अध्ययन बुक में जो गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। यह गणित का दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 14 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल किए थे। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं पहले वीडियो को ज़रूर देख लें। और इस वीडियो में हम लोग 14 से आगे यानी कि 15 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें कह रहा है कि 20 और 50 का महत्तम समापवर्तक HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो 20 और 50 का महत्तम समापवर्तक, जैसे कि बुक हमारा जो है 8वीं क्लास तक के लिए है, तो 8वीं क्लास तक महत्तम निकालने की जो विधियाँ पढ़े हैं उसमें भाग विधि से जो महत्तम निकालते हैं, जैसे 20 है और 50 है, तो हम 20 से 50 में भाग देते हैं। 20 से 50 में भाग देंगे तो 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, हमारा हो गया 40। अब 50 में 40 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ शेषफल जो है क्या हो गया? भाजक से कम हो गया। तो जब शेषफल जो है भाजक से कम होगा तो इस भाजक को शेषफल से हम भाग देते हैं, यानी कि जो भाजक है फिर यहाँ रख के और इस शेषफल से भाग देंगे। अब 10 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे? तो 2 बार पढ़ेंगे, तो यह हो गया 20। अब घटाएंगे तो यहाँ आपका आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ गया है ना, तो अब प्रश्न आता है कि इसमें हमने जो हल किया है ना, महत्तम समापवर्तक निकाला, इसमें महत्तम है कौन? HCF है कौन? तो होता क्या है, तो जो सबसे लास्ट में जिस संख्या से हमने भाग दिया वही आपका महत्तम होता है, HCF होता है। तो इस तरह से 20 और 50 का HCF क्या निकला? हमारा 10 निकला। तब 15 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर है 10। हो गया। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM जिसको कहते हैं। तो 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है 16 नंबर क्वेश्चन में। 24 और 26 का आपको लघुत्तम निकालना है। तो 24 और 26 का लघुत्तम निकालने के लिए हम प्रारंभिक विधियाँ जो पढ़े हैं, लगातार विभाजन विधि पढ़े हैं, और लगातार विभाजन के लिए हम क्या करते हैं? तो अभाज्य संख्याओं से उनको विभाजित करते हैं। तो हमारा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? याद कीजिए, अभाज्य संख्याएं। जो पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें अभाज्य संख्या का परिभाषा हम लोग विस्तार से पढ़े हैं, है ना। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये अभाज्य संख्या है। तो लघुत्तम निकालने के लिए लगातार विभाजन विधि अपनाएंगे और इसमें अभाज्य संख्याओं से हम भाग देते हैं। तो ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित होगी? तो 2 से भाग लग जाएगा दोनों में, तो हम 2 से भाग देंगे। 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर भागफल 12। और 26 में प्रश्न हमारा कितना है? 24 36 है जी, 24 36। और 36 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 36 में 2 से भाग 18 आएगा। फिर जो है 12 और 18 दोनों से 2 में भाग लग जाएगा, दोनों में 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से 12 में भाग दिए, आपका भागफल आया 6। 2 से 18 में भाग दिए, भागफल आया 9। अब देखिए यहाँ 6 और 9 आ गया, तो 6 और 9 जो है 2 से विभाज्य नहीं है। तो किससे विभाज्य है जी? 6 और 9, तो 3 से विभाज्य है। तो 6 और 9 को 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग दिए तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2 और 3 मिला। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे, 2 और 3 को, है ना। तो अब हमारा जो है LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? अतः LCM कितना? 24 और 36। 24 36 क्या आया? तो जो जितना हमने भाग दिया जिस संख्याओं से उससे गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। तो आंसर हमारा हो गया 72। तो इस तरह से 72 हमारा आंसर कौन सा दिया? C दिया है। तो 16 का आंसर हो गया C, जो 72 दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए 17 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से होता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रेखा पर ध्यान से देखिए, संख्या रेखा में ये 0 और दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती है वह प्लस में होती है, 1 2 3 4 5 6, और बाईं ओर की जो संख्याएं लेते हैं वो माइनस में लेते हैं, -3 -4 -5। अभी आपका हो गया संख्या रेखा। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और इधर जाकर संख्या का मान घटता है। तो इस तरह से देखें तो 0 से छोटी संख्या -1 है, -1 से छोटी संख्या -2 है। ये छोटा होते जाएगा और इधर बढ़ते जाएगा। यही नियम है इसका। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से होता है। तो शून्य जो है, जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये है ना ऋणात्मक पूर्णांक, तो जितना भी नेगेटिव इंटीजर है ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है ये? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और इधर सब हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो शून्य क्या है? तो जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है उससे क्या है? ये बड़ा है। सीधा दिख रहा है कि इधर जाने पर संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो शून्य क्या हो गया? तो प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होगा? बड़ा होगा। तो आपका 17 नंबर का आंसर हो गया ये बड़ा। कंफर्म हो गया। आइए 18 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन सत्य है? कह रहा है कि निम्न में कौन सत्य है। तो पहला ही देखते हैं, -53 है ना, लेस देन -5, यानी कि -53 छोटा है -5 से। यह सही है कि गलत है? इसको पहले जांच करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, -5 यह है और -53 और बाईं ओर हमको मिलेगा। संख्या रेखा पर और इधर बाएं जाएंगे तो हमको -53 मिलेगा। यानी कि -53 -5 से क्या हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि जिधर जितना बाएं जाएंगे हम संख्या का मान क्या होगा? घटता जाएगा। तो -53 -5 से क्या है? छोटा है। ये छोटा का चिन्ह कहते हैं इसको, स्मॉलर दैन। ये छोटा का चिन्ह है, छोटा। और उसी को अगर ऐसे पलट दे तो ये बड़ा का चिन्ह हो जाएगा, है ना। इधर मुंह बंद है इसका तो इधर छोटा बताएगा, इधर खुला है तो उधर बड़ा बताएगा। तो यह कह रहा है कि -53 से -5 बड़ा है। तो स्पष्ट रूप से -53 से -5 क्या है? बड़ा है, दाईं ओर है। तो हमारा यह 18 में ये हमारा क्या होगा? सत्य होगा, है ना, कि -53 से बड़ा क्या हो गया? -5 हो गया। स्पष्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि इधर जाने पर संख्या बढ़ता है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे आगे इधर बढ़ेगा तो -53 से दाईं ओर है। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन -5 से 5 अधिक है? 19 नंबर बहुत आसानी से बनाएंगे। कह रहा है कि -5 से 5 अधिक, यही ना -5 है, और -5 से 5 अधिक, अधिक यानी कि दाईं ओर जाएंगे हम। किधर जाएंगे? दाईं ओर। तो -5 से 5 अधिक, तो -5 यहाँ से 5 अधिक गिनी, यानी कि 1 2 3 4 5। कहाँ पर पहुँच गए हम? 0 पर पहुँच गए। तो -5 से 5 अधिक कितना हो गया? 0। ऐसे भी कर सकते हैं, -5 से 5 अधिक चाहिए हमको, -5 से 5 अधिक। तो क्या करेंगे? तो -5 में 5 जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5 में से 5 घटेगा तो आपका आएगा 0। तो इस तरह से -5 से 5 अधिक क्या मिला आपको? 0 मिला। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? तो 19 का ए हो गया। 19 का ए 0। ये क्लियर हो गया। अब आइए 20। तो 20 से लेके और लगभग 33 तक जो प्रश्न दिए गए आपके बुक में, सभी परिभाषा से जुड़े हुए हैं, सब परिभाषाएं हैं। और उन परिभाषाओं को हम तो समझाएंगे ही, मगर आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे कह रहा है कि समकोण, एक समकोण में कितना डिग्री होता है? एक समकोण में कितना डिग्री होता है? एक समकोण राइट एंगल, है ना। तो राइट एंगल का परिभाषा आप पढ़े हैं, 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं। तो एक समकोण में कितना डिग्री होगा जी? तो 90 डिग्री होगा। स्पष्ट है। 90 डिग्री का आप कोण बनाते हैं ना जी, ये कोण जो है 90 डिग्री का, इसी को तो एक समकोण कहते हैं।
90 डिग्री कितना कहते हैं, एक समकोण। तो प्रश्न हो गया एक समकोण में कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। अब नहीं भूलेगा आपको। तो 20 का आंसर हो गया आपका एक, यानी कि 90 डिग्री। 21 नंबर देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालने के लिए या तो सूत्र से निकालिए, और नहीं तो वह खुद ही एक डिफिनीशन है, परिभाषा है, तो सूत्र से आइए निकालिए। त्रिभुज है, तो त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, ध्यान से देखिए तो कितनी भुजा दिख रहा है बाबू, 1 2 3, 3 भुजा दिख रहा है। तो 3 भुजा है तो त्रिभुज कहेंगे। और हमारा सूत्र है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। बहुभुज पॉलीगन, बहुभुज क्या कहते हैं, पॉलीगन। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है 2n-4 गुणे 90 डिग्री, ये सूत्र है। अब यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, 3 भुजा है, तो n का मान 3 रख देंगे, तो 2 गुणे 3 -4 गुणे 90। 2 में 3 से गुणा किए तो 6 हो गया, 6 - 4 गुणे 90। 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2 गुणे 90 बराबर 180 डिग्री। तो आपने देखा कि इस सूत्र से त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकाल देंगे, यानी कि यह सभी जितना अंतःकोण है सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका, 180 डिग्री आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो त्रिभुज का निकालेंगे तो 3 कोण है, तो 3 कोण का हमारा हो गया 180 डिग्री। तो 21 में आपका आंसर कौन सा है, सी है, आंसर सी, 180 डिग्री। अगर आपको कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। तो अगर आपको चतुर्भुज का निकालना है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकालना है, चारों कोणों का योग। तो यहाँ पर n की जगह पर 4 रख देंगे, तो 4 दूना 8, और 8 में से 4 गया 4 आएगा, और 4 में 9 से गुणा कर 90 में गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो गया। इस तरह से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप निकाल सकते हैं। पंचभुज का निकालना होगा तो n की जगह पर 5 रख देंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा n का मान, चतुर्भुज आप देख लिए, चतुर्भुज हो गया, 4 भुजा हो गया। पंचभुज की बात करें तो इसमें 5 भुजाएं हो जाएगी, ये 5 भुजा हो गया, 1 2 3 4 5। तो सभी अंतःकोणों को निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, चाहे भुजा कितना हो, हम सूत्र बैठा देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो हमारा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हल हो गया। 24 का आंसर क्या मिला आपको, आता 360 डिग्री मिला। तो 24 में ऑप्शन हमारा हो गया बी, इसका आंसर हो गया बी, 360 डिग्री। हमारा बीच में 23 नंबर क्वेश्चन छूट गया। आइए 23 नंबर हल करते हैं। 23 और 22 दो छूटा है जी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की परिभाषा है ना, वह रेखा जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, रेखा कहते हैं, है ना। तो दो बिंदुओं से होकर हम कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। दो बिंदु है दिए गए तल में, आपके दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु से होकर, अगर दो बिंदु है तो इससे होकर हम एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं। कोई भी दूसरा खींचेंगे तो वह रेखा टेढ़ी हो जाएगी, यानी कि वक्र रेखा हो जाएगी। तो आपने देखा कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया एक, यानी कि 22 का आंसर हो गया, आंसर 22 में ए हो गया, एक। दो बिंदुओं से होकर हम केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु है ना, और यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिए, रेखा कभी भी दिखाएंगे तो तीर का चिन्ह रहेगा जी, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ तीर का चिन्ह रहेगा, रेखा में दोनों तरफ तीर का चिन्ह रहेंगे। अब एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक बिंदु से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ध्यान से देखिए। एक बिंदु से होकर
हम अनेकों सरल रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत सरल रेखाएं खींच सकते हैं हम। तो आंसर हमारा क्या हो गया? अनेक। एक बिंदु से होकर अनेक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो 23 का आंसर हो गया हमारा डी हो गया, आंसर हो गया अनेक। बिल्कुल शांति से बैठ के एकदम चित्त स्थिर करके देखिए, एक बार पढ़ लेंगे वीडियो से कभी नहीं भूलेगा, है ना। 24 हमारा हो चुका है। आइए 25 नंबर। समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर होती है। तो समांतर रेखाएं, 25 नंबर क्वेश्चन। समांतर रेखाएं क्या है? देखिए, एक रेखा ये हो गया और एक और रेखा ऐसी होगी जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, कितना हो बढ़ाया जाए आगे पीछे, तो ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखा कहते हैं। तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह नापेंगे तो क्या होगा? तो बराबर होती है। समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ नापे, यहाँ मापे, यहाँ मापे, कहीं मापे, बराबर होगा। अगर ये बीच की दूरी अगर अंतर आता है तो एक दूसरे को काट देगा। जैसे यहाँ है, यहाँ दूरी है, घट रहा है, घट रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये काटेगी। तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये आप क्या देखें, ये समानांतर रेखाएं हैं। वह रेखा है ना जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर हो, उसको आगे या पीछे कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समानांतर रेखाएं। और दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो इन्हें कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखा की परिभाषा भी आप जान गए, समानांतर रेखा की परिभाषा जान गए, और इनके बीच की दूरी हर बिंदु पर क्या होती है? बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया ए बराबर। 25 का आंसर हो गया ए बराबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक पूर्ण कोण की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो एक पूर्ण कोण की माप होती है। पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल होता क्या है? तो एक बिंदु पर जितने डिग्री का कोण बनता है चारों तरफ, उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो एक बिंदु पर चारों तरफ जो कोण बनता है एक बिंदु के चारों ओर, वह कोण होता है 360 डिग्री, है ना। तो पूर्ण कोण की माप कितनी होगी हमारी? 26 में आंसर क्या हो गया? तो 360 डिग्री। 360 जो कौन सा ऑप्शन दिया है 26 में? बी ऑप्शन है। 360 क्या दिया है? बी। तो 26 का आंसर हो गया बी। अब आइए 27, है ना, रेजियो कोण की माप। रेजियो कोण, लीनियर एंगल। लीनियर एंगल क्या है? तो एक सरल रेखा है और इस पर एक बिंदु है, तो इस बिंदु पर जो कोण बनेगा एक तरफ, उसको हम कहेंगे रेजियो कोण, लीनियर एंगल। तो यह एंगल कितना होगा? तो स्पष्ट रूप से आप देखें कि ये पूरा जो है 360 है, तो इसका आधा कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। तो लीनियर एंगल रेजियो कोण की माप कितनी होती है? 180 डिग्री। तो 27 का आंसर हो गया आपका सी, 180 डिग्री। ये आपका दिखाए थे क्या चीज़? पूर्ण कोण, और ये आपका है रेजियो कोण, रेजियो कोण, लीनियर एंगल। ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न 28 नंबर है। दो कोण के मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण कहलाते हैं। दो कोणों को जोड़ा जाए और जोड़ने पर कितना है? 90 डिग्री आए। जैसे 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 डिग्री। वही जो है 35 डिग्री है और 55 डिग्री है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। तो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं लंब पूरक कोण। क्या नाम है इनका? लंब पूरक कोण। एक और नाम का, एक लंब पूरक हटा के पूरक कोण भी लिखा जाता है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वे दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, है ना। तो प्रश्न पूछ रहा है
कि दो कोण का मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं। तो प्रश्न में आपको लंब पूरक कोण दिया है तभी सही है, और पूरक कोण दिया है तभी सही है। तो आंसर आपका क्या हो गया, लंब पूरक कोण, यानी कि 28 का आंसर हो गया बी। 28 का आंसर हो गया बी। अब आइए 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण कहलाते हैं। तो अभी आप पढ़े कि दो कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो लंब पूरक। आप दो कोण जोड़ेंगे 180 आ जाए, कितना आ जाए 180 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे। तो दो कोण जोड़ने पर 180 आए तो इसको हम कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो वे दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो दो कोण के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम कहेंगे समपूरक कोण। तो आंसर हमारा हो जाएगा 29 का सी। 29 का कितना आंसर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, समपूरक कोण। समपूरक कोण, और ये था लंब पूरक कोण। ठीक है। अब आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, 73 डिग्री का पूरक कोण है। 30 नंबर कह रहा है कि 73 डिग्री का पूरक कोण। तो अभी पढ़े थे कि पूरक कोण या लंब पूरक कोण एक ही है, यानी कि दो कोण जिनको जोड़ने पर कितना है 90 डिग्री आए। तो 73 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 90 माइनस 73, घटा दीजिए। 90 में से 73 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, या तो 17 डिग्री होगा। तो आंसर इसका हो गया बी, 30 का बी। 31 नंबर देखा जाए, 75 डिग्री का समपूरक कोण। 75 डिग्री का समपूरक निकालना होगा तो क्या होगा। तो समपूरक में पढ़े थे कि दो कोण जोड़ने पर कितना आ जाए 180 आ जाए तो समपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि 75 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो 75 का समपूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 180 में से 75 घटा दीजिए, तो ये आपका हो गया 105 डिग्री। 105 इसमें आप कौन सा ऑप्शन है आपका, तो बी है। तो 31 का हो गया बी, 105 डिग्री। बहुत आसान है। लंब पूरक निकालना हो तो 90 में से घटाएंगे, और समपूरक निकालना हो तो 180 में से घटाएंगे। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर देखिए कितना आसान है। कह रहा है कि निम्न में कौन किसी त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते हैं। तो त्रिभुज के कोण कब हो गए जी, या तो त्रिभुज के कोण वो कोण है जो तीनों जोड़ने पर कितना आ जाए 180। अभी परिभाषा पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जो चारों ऑप्शन दिया है, चारों में तीन तीन कोण दिए हैं, जोड़ के देख लीजिए कि इसका 180 नहीं हो रहा है। तो पहले वाला देखेंगे तो 40 60 100 हो गया, 100 80 180 हो गया, तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए 90 60 30, ये भी तीनों जोड़ते हैं तो 180 आता है। सी नंबर देखिए 90 50 30, तो 90 या 90 और 50 उसमें जोड़िए 140 हो गया, 140 और 30 170 हो गया। तो सी नंबर जो है, ध्यान से देखिए, सी में दिया है 90 जोड़ 50 जोड़ 30, इसको जोड़ने पर कितना आता है, तो 0 0 0 और 3 और 5 8 और 9 17, 170 डिग्री आ गया, 180 नहीं हुआ। तो यही जो है किसी त्रिभुज का कोण नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा हो गया 32 का सी। 32 का सी हो गया, कौन सा, तो 90 50 30। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए 33 नंबर। त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की कहलाती है। मगर मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है और ये इसका शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है। तो ये अगर त्रिभुज है और यह शीर्ष है, तो यहाँ से और इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया जाए। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु, यानी कि बी सी का मध्य बिंदु अगर डी हो तो डी क्या करेगा, तो आधा आधा बांटेगा, तभी यह मध्य बिंदु कहलाएगा। तो यह बिंदु डी बी सी को आधा आधा बांट रहा है, और इस मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिला दिया जाए, तो ये मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा का नाम है माध्यिका। क्या नाम है इसका, माध्यिका, मेडियन। तो माध्यिका का परिभाषा ही इससे क्लियर हो रहा है।
वह रेखा जो किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटे क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। या दूसरा परिभाषा कहेंगे कि त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्षों से मिलाने वाली रेखा को हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो इसका 33 नंबर का आंसर हो गया बी हमारा। 33 का आंसर हो गया बी, माध्यिका। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 6 घंटा एक दिन का कौन सा हिस्सा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटा एक दिन का कौन सा हिस्सा है। बहुत आसान प्रश्न है 34। देखिए 24 घंटा बराबर एक दिन, तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? आता 1/24 दिन, यानी कि 1/24वां भाग। तो कह रहा है कि 6 घंटा बराबर कितना होगा? तो 1/24 गुणे 6, 6 गुना कर दीजिए, 6 चौका 24, यानी कि 1/4। तो हमारा आंसर हो गया 34 का ए। 34 का आंसर क्या मिला हमारा? ए। क्या मिला? 1/4। ठीक है। उसी तरह से 2 दिन एक सप्ताह का कौन सा हिस्सा है? 35 नंबर। देखिए कितना आसान है। जैसे ये दिन का बनाए थे उसे सप्ताह का बनाएंगे। एक सप्ताह में कितना दिन होता है जी? तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो सीधे लिखेंगे कि 7 दिन। जैसे यहाँ लिखे थे 24 घंटा, तो यहाँ लिखेंगे 7 दिन बराबर एक सप्ताह। तो एक दिन बराबर कितना सप्ताह हो गया? तो 1/7 सप्ताह। 7 से भाग दे दिए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 2 दिन बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे कि 2 दिन बराबर आता 1/7 गुणे 2, 2 से 1 में गुणा हो गया, यानी कि 2/7। तो 2/7वां हिस्सा हो गया। तो आंसर हो गया हमारा 2/7। आंसर बी हो गया। 35 का आंसर हो गया बी। अब आइए 36 नंबर देखें प्रश्न। निम्न में कौन समभिन्न है? समभिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, समभिन्न, विषमभिन्न, मिश्रभिन्न। ध्यान से देखिए, समभिन्न, विषमभिन्न और मिश्रभिन्न। समभिन्न को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, विषमभिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्रभिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब भिन्न होता क्या है ना? तो P/Q के रूप में कोई संख्या हो, जहाँ P और Q दोनों क्या हो? प्रकृत संख्याएं हो। P और Q दोनों क्या हो? प्रकृत संख्या हो, तो इसे हम कहते हैं भिन्न, है ना? जैसे हमारा 7/10 है, तो ये भिन्न हो गया। ऊपर भी प्रकृत संख्या है, नीचे भी प्रकृत संख्या है। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो सम भिन्न किसे कहेंगे, है ना? तो जिस भिन्न में अंश जो है छोटा होगा और हर बड़ा होगा उसको हम सम भिन्न कहेंगे। यानी कि आपका अंश जो है सम भिन्न, जैसे 7/10 है, तो यहाँ अंश क्या है जी? तो हर से छोटा है, तो सम भिन्न हो गया। अब वहीं जब विषम भिन्न क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, विषम भिन्न, है ना? इसको लिख देंगे हम 10 को ऊपर और 7 को नीचे लिख दें, यानी कि अंश ज़्यादा हो गया। अंश क्या हो गया? ज़्यादा हो गया और हर छोटा कम हो गया। इसको हम कहेंगे विषम भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या है? एक बार समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। मिश्र भिन्न, इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, यानी कि 10 में 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3। अब इसको पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं? 1.3/7। अब इसको कहेंगे हम मिश्र भिन्न। ठीक है। तो इस तरह से सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न क्लियर हो गया आपका। अब तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? निम्न में कौन सम भिन्न है? तो देखिए ऊपर वाला कौन ज़्यादा है, ऊपर वाला कम कौन है? तो कम आपका हो गया सी नंबर, 7/13। तो 36 का आंसर हो गया सी, 7/13। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। आइए 37 नंबर हल करते हैं।
निम्न में कौन सत्य है? 9/16 बराबर 13/24। 9/16 बराबर 13/24। अब ये जो भिन्नों को बराबर किया गया है, यह सत्य है कि असत्य है? तो इसको जांच करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है तिर्यक गुणा करते हैं। जैसे 24 में 9 से गुणा किए, 24 गुणे 9, और 16 से ले आके 13 में गुणा किए, 16 गुणे 13 गुणा कर दीजिए। तो 9 चौका 36 का 6, 9 दूना 18, 3 21, 16 3 48 के 8 हाथ में 4, और 16 कम 16 और 4 20। दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा बराबर, बराबर नहीं हो रहा। तो ये क्या है? असत्य है। हमको क्या खोजना है इसमें? निम्न में कौन सत्य है? तो पहला असत्य हो गया। दूसरा देखिए 9/16 और 13/24। तो 9/16 वही चीज़ है, इसको फिर गुणा करके देखें तो कौन ज़्यादा आ गया? 216 वाला ज़्यादा था। इधर ये आपके प्रश्न में वो चिन्ह कैसे दिया है? तो उल्टा दिया, ऐसे चिन्ह दिया है। यानी कि हमने हल किया तो बायां पक्ष बड़ा आ गया, मगर वह कह रहा है कि नहीं दायां पक्ष बड़ा है, तो अभी असत्य है। अब रह गया तीसरा 9/16 13/24, और तीसरा में ऐसे चिन्ह दिया है, इधर ला बड़ा कह रहा है, इधर मुँह खुला, इधर बड़ा कह रहा है, तो हमने हल किया तो इधर बड़ा आ रहा है। यानी कि तीसरा पाठ हमारा क्या है? सत्य है। तो आंसर हो गया 37 का सी, कि 9/16 बड़ा है 13/24 से। तो इस तरह से हम तिर्यक गुणा करके, है ना, हम भिन्नों को बड़ा और छोटा का निर्णय कर सकते हैं आसानी से, उसमें गलतियां नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, जोड़ने वाला है। कह रहा है कि 3/10 और 8/15 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3/10 और 8/15 को जोड़ना है। 3/10 जोड़ 8/15, क्वेश्चन नंबर है 38। तो जोड़ने के लिए हम लघुत्तम का जोड़ करेंगे, 10-15 का लघुत्तम निकालेंगे हम। तो 10 और 15 का लघुत्तम निकालिए। किससे भाग लगेगा दोनों में? 5 से। 5 दूना 10, 5 3 15। अब भाग नहीं लगेगा तो इसको गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 3 30। तो हमारा इसका एलसीएम निकल गया 30। अब बटा का जोड़ का हमारा नियम क्या है? तो जो एलसीएम होता है उसमें इसके हर से भाग देते हैं। तो 10 से 30 में भाग देंगे। तो 10 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 30 आएगा, तो 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो हमारा भागफल आ गया 30, यानी कि 30 भागफल आ गया 3। 30 में 10 से भाग दिए तो 10 3 30, भागफल आ गया 3 आ गया। इस 3 से हम 3 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 9। तो यहाँ लिखेंगे 9 जोड़। फिर जो भाग लघुत्तम है उसमें 15 से भाग दे दीजिए। तो 30 में हम कितना से भाग दिए? 15 से। तो 15 दूना 30, घटाएंगे कट गया, हमारा आ गया भागफल 2। 2 से कितना गुणा करेंगे? तो 8 में। तो ये हो गया 16। तो यहाँ पर लिखे 16। अब 16 और 9 को जोड़ दीजिए। 16 तो 6 9 15 का 5, हाथ में 1 1 1 2, 25/30 हो गया। अब ये दोनों संख्या जो है 25 और 30 5 के पहाड़ा में आता है, 5 से कटा दीजिए। 50 25 5 6 30। तो आंसर आ गया 5/6। ये संपूर्ण प्रक्रिया आपने देखा भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ इस तरीके से करेंगे, कहीं गलतियां नहीं होगी। लघुत्तम निकालिए, लघुत्तम लिखें, फिर जो है बारी बारी से भाग करके गुणा करके निकालेंगे, गलतियां नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या मिला? 5/6, यानी कि आंसर हो गया इसका सी। 38 का आंसर हो गया सी, 5/6। बोलिए थके नहीं ना है? लगे रहिए, भागिए मत, जुड़े रहिएगा, जो बहुत सीखिएगा। और बिल्कुल आसान तरीके से हम सिखा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2.1/5 भागा 1.1/5। 2.1/5 भागा 1.1/5। तो जो भी पूर्णांक वाली संख्याएं हैं उसको हल करने के लिए हम पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है 39। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं? तो जो हर है उससे, है ना, जो पूर्णांक है उसको गुणा करेंगे। तो 5 दूना 10, इसमें 1 जोड़ देंगे।
ये हो गया 11/5। इसमें 5 एकम 5 आए, 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, भागा 6/5। हमारा पूर्णांक तोड़ दिए, यानी कि जो हर है उसको पूर्णांश में गुणा करते हैं और जो अंश है उसको जोड़ देते हैं। तो 5 दूना 10 है 1, 11, 11/5 और 5 एकम 5 और जोड़े 1, 6, 6/5। अब ये भाग में है, इस भाग को अब क्या करेंगे हम, तो गुणा में बदलेंगे। तो 11/5 और भाग को जब भी गुणा बदलते हैं, बाद वाला संख्या जो है व्युत्क्रम हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे। देखिए तो 5 से 5 कट जाएगा तिर्यक में, बाकी बाकी बचा क्या, 11/6। तो इस तरह से 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया 11/6। 11 में 6 से भाग दीजिएगी तो पूर्णांक में फिर लिखेंगे, 11 में 6 से भाग देंगे हम तो 6 एकम 6, शेष आया 5। तो यह पूर्णांश में कितना मिला था 1, शेष कितना मिला था 5 और बटा कितना हो गया 6। तो 1.5/6 आंसर हो गया हमारा। तो उसमें आंसर हो गया आपका डी, 39 का आंसर हो गया डी, यानी कि 1.5/6। आप 39 नंबर हल देख लिए। अब आइए 40 नंबर। 40 नंबर जो है 40, 41, 42 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है, मगर इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो इसको एकदम सावधानी से पढ़िएगा, है ना। आइए देखते हैं क्या है 40 नंबर। योगफल निकालना है, कह रहा है कि 0.45 जोड़ 9.425 जोड़ 36। ऐसे संख्याओं को जोड़ना है। इसमें देखिए 2 गो में दशमलव दिख रहा है, इसमें दशमलव नहीं दिख रहा है। तो ऐसे संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, है ना, तो सब में पहले दशमलव खोजेंगे, सब में दशमलव है कहाँ। तो इसमें तो दशमलव दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो जिन संख्याओं में दशमलव नहीं होता है ना, उसके अंत में दशमलव होता है। 36 के बाद दशमलव है ना। तो इसको जोड़ना है तो सबसे पहले हम दशमलव तीनों में दे देंगे, है ना। इस तरह करोगे तो भूलेगा नहीं। सबसे पहले हम दशमलव दे दिए तीनों जगह। इसमें दशमलव के पहले क्या है, 0 है, और दशमलव के बाद 4, 5 है। इसमें दशमलव के पहले 9 है, और दशमलव के बाद कितना है, तो 4, 2, 5। इसमें दशमलव कहाँ है जी, या तो अंत में है। तो सभी अंक दशमलव के पहले हो गया, दशमलव के पहले आपका 36 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, इधर तो कुछ नहीं है तो 0, 0 डाल देंगे। जोड़िए 5, 0, 5, 5 और 2 7, 4 और 4 8, दशमलव सामने दशमलव दशमलव दे दिए। 9 और 6 15 का 5 और 3 और 1 4। ये हो गया 45.875। और 45.875 उसमें कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। क्या हो गया, अतः इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन जो है इतना नहीं दिया है। उसी तरह से 41 नंबर है, बिल्कुल इसी तरह का है। 41 नंबर कह रहा है कि 4 में से 1.67 घटाइए। 4 घटाओ 1.67, अब ये दशमलव का घटाव है। तो सबसे अभी बताए थे कि 36 में दशमलव नहीं है तो कहाँ है, तो अंत में है। तो उसी तरह से 4 है, 4 में दशमलव नहीं है तो कहाँ है, तो अंत में है, यानी कि 4 दशमलव, और दशमलव के बाद हम कितना हो, 0 रख सकते हैं। अब इसमें से कितना घटाना है, तो 1.67, तो 1.67, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। तो कभी भी जोड़ और घटाव करना हो दशमलव का तो दशमलव के सामने दशमलव जरूर लिखेंगे। दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे तभी सही आंसर मिलेगा। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक है तो 2 ही 0 रखेंगे। अब घटाना है, 0 में से 7 नहीं घटेगा, इसे हासिल लेंगे। 4 में से 1 लिए, यहाँ गया 10 हुआ, 10 में से 1 लिए यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 9, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, दशमलव आएगा। तो आपका आंसर हो गया 2.33। तो आपका 41 का आंसर हो गया सी, 2.33। 41 का आंसर देख लिए। अब आइए 42, 6.035 गुणे
0.75 42 नंबर 6.035 गुणे 0.75। इसमें हम लोग दशमलव का गुणा पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव। अब यहाँ पर आपको दे दिया गया दशमलव का गुणा। तो गुणा करने के लिए जो गुणा का नियम है वही नियम रहेगा, कोई अलग नियम नहीं लगाना है। 0.75 गुणा करने के लिए दशमलव के सामने दशमलव लिखना जरूरी नहीं है ना। आइए गुणा करते हैं। 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़े, 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 का पढ़ा 3 बार पढ़े, 5 तिहाई 15 और 2 17 का 7। ठीक है, उसके बाद से 17 का 7 हाथ में आया 1, 5 का पढ़ा 0 बार पढ़े तो 0 आएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया तो 1। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छक 30। अब 5 से हमने जो है चारों संख्याओं में गुणा कर लिया, चारों अंकों में गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे तो 7 से जो है, अब 7 से क्या करेंगे तो चारों अंकों में गुणा करेंगे तो 7 5 35 का 5 हाथ में 3 और 7 3 का 21 और 3 24 का 4 हाथ में 2। 7 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 7 छक 42। आइए अब इसको जोड़ते हैं। 5 एकम 5, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 4 1 5 1 हाथ से जोड़ेंगे तो 6 होगा, 0 और 2 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया और 4 हो गया। अब हमको है दशमलव बैठाना। तो दशमलव बैठाने के लिए क्या करेंगे तो गिनेंगे कि कितना अंक है इधर दशमलव के बाद है ना। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 3 अंक 2 अंक 5 अंक हो गया हमारा। तो अंत से 5 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 अंक हो रहा है तो यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे। तो आंसर हो गया हमारा 4.52 6 2 5। तो इसका आंसर हो गया आपका 42 का ए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि 25/8 का दशमलव रूप है। 43 नंबर देखेंगे तो 25/8 का दशमलव रूप क्या होगा। तो 25/8 को दशमलव बदलने के लिए हम क्या करते हैं तो 25 में 8 से भाग देते हैं, दूसरा कुछ नहीं है ना। 25 में क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे। 8 3 का 24, 1 आया, 2 से 2 कट गया, यहाँ दशमलव देकर 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2। अब दशमलव हम जब दे दिए हैं तो 1 0 बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। 8 का पढ़ा कितना पर पढ़ेंगे 2 बार तो 8 दूना 16, फिर 4 आया, 10 में से 6 गया 4, ही कट जाएगा। फिर 1 0 बढ़ाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 8 5 40। तो 3.125 हो गया आंसर हमारा। तो डी नंबर हो गया आपका 43 का आंसर हो गया डी 3.125। शेष प्रश्न जो बच रहे हैं उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।